चैप्टर 581 आराध्या का बर्थडे। अभिमान के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर युग के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर बैठ गया और बोला, अब क्या खुद में ही मुस्कुराता रहेगा, बता भी दे, आखिर तुझे आराध्या अच्छी कब लगी? कब तुम्हारा प्यार प्रमाण चढ़ा? ओह सॉरी, तुम्हारा नहीं, सिर्फ तेरा प्यार प्रमाण चढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आराध्या को कुछ पता होगा। अभिमान ने छोटी आंखों की और एक बार फिर युग के सवालों को इग्नोर करते हुए बोला, तू सो जाना और प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना। इतना कहकर उसने फिर से कंबल चेहरे पर ढाक लिया। युग ने जोर से कंबल खींचा और बोला, मत बता, मैं सबको बता दूंगा कि तू आराध्या को बहुत पहले से प्यार करता है, यहाँ तक कि शिवाय मामू को भी मत बता। इतना कहकर वो भी गुस्से में लेटने लगा और तभी उसके कानों में अभिमान की थोड़ी सी हंसने की आवाज आई। युग ने पलटकर अभिमान को देखा। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ थोड़ी सी शर्म भी थी। आखिर था तो आर्या का ही बेटा, थोड़े बहुत गुण तो उसके अंदर उसकी माँ के भी थे। अकड़ अपने पापा पर गई थी, लेकिन प्यार के मामलों में शिवाय की छुई मुई पर चला गया। युग बोला, बस मैं समझता हूँ कि तेरे अंदर आर्या मामी के भी गुण है, लेकिन मामू जितनी अकड़ भी तो है। अब बता देना कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? अभिमान उठकर बैठ गया। अब वो युग को बताने वाला था। अभिमान बोला, गिलहरी की तरफ से कुछ नहीं था यार, जो कुछ था मेरी तरफ से था। तुझे याद है जब गिलहरी 18 साल की हुई थी? अभिमान ने इतना ही कहा था कि युग बोला, शुरू से बता। ये तो मैं समझ गया कि जब 18 साल की हुई थी तब से तेरे दिल में घर बनाकर बैठी है। अभिमान ने एक किलर सी लुक युग को दी और बोला, हाँ, जब वो छोटी थी ना, जब मैं भी छोटा था तो मुझे वो अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था कि मैं उसके साथ खेलूं, उसे अपने टॉय दिखाऊं, उसे अपना कमरा दिखाऊं। लेकिन मुझे बचपन से ही अनिरुद्ध से चिढ़ थी। मुझे अनिरुद्ध अच्छा नहीं लगता था और जब मैं आराध्या के साथ बात करता या उसके साथ खेलने के लिए कहता तो अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता था। वो मुझे आराध्या के आसपास भटकने भी नहीं देता था, इसलिए भी मुझे अनिरुद्ध पसंद नहीं था। लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि आराध्या से प्यार करने लगूंगा। उस वक्त तो बस आराध्या अच्छी लगती थी। गोरी चिट्टी सी थी, मोटे मोटे गाल, पिंक कलर की फ्रॉक में बहुत अच्छी लगती थी। उस समय थोड़ी पता था कि मेरी बीवी बन जाएगी। उस वक्त तो बस मन करता था कि उसे अपने सारे टॉयज दिखाऊं, उसे अपने कलर दिखाऊं, उसे रिमोट वाली गाड़ी दिखाऊं। युग मुस्कुराकर बोला, अच्छा समझ गया, मतलब तू उसे बचपन से दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन अनिरुद्ध की वजह से बना नहीं पाया। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग बोला, अच्छा फिर 18 साल बाद, मतलब जब 18 साल की हुई फिर क्या हुआ? अभिमान बोला, तुझे याद है एक बार अनिरुद्ध आराध्या दोनों ही हमारे घर आए थे। उस दिन आराध्या का बर्थडे था। फ्लैशबैक, अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही मैंशन में आए। दोनों ही हॉल के सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आराध्या का स्कूल कंप्लीट हो गया था और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वही अनिरुद्ध की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। अनिरुद्ध और आराध्या दोनों के पास सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अभिमान अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। उसने एक नजर आराध्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब आराध्या मेंशन आती थी तब अभिमान का दिन बन जाता था, लेकिन अपनी अकड़ के चलते ये बात मानता नहीं था। अभिमान ने भी रघुवंशी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली थी। उसने अनिरुद्ध और आराध्या को इग्नोर किया और बाहर की तरफ जाने लगा और तभी आर्या बोली, अभिमान नाश्ता नहीं करोगे? अभिमान ने बिना पलटे कहा, नहीं, मुझे जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, और बाहर जाने लगा। वो पूरी तरीके से बाहर गया भी नहीं था। इतने में शिवाय बोला, देखो अनिरुद्ध, तुम्हारी बात हमने मान ली, हम ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन घर में तो आराध्या का बर्थडे मना सकते हैं। ये सुनकर आराध्या बोली, नहीं अंकल, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे बर्थडे नहीं मनाना। आपने बुलाया इसलिए हम आ गए, मुझे बर्थडे नहीं मनाना प्लीज अंकल। शिवाय बोला, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, हमेशा तो अपने फ्लैट में ही बर्थडे मनाते हो, आज अगर आ ही गए हो तो तुम्हारा एक छोटा सा केक कटवा देते हैं। इतना कहकर उसने आर्या को देखा और आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध और आराध्या दोनों मना करने लगे, लेकिन शिवाय ने डिसाइड कर लिया था कि
वो आराध्या का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करके ही रहेगा। अभिमान ने जब ये सारी बात सुनी तो उसका मन ऑफिस जाने के लिए मना करने लगा। कुछ सोचकर वो वापस पलटा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो आर्या बोली, क्या हुआ, ऑफिस नहीं गए? अभिमान ने इस बार भी सबको इग्नोर करते हुए कहा, माँ मीटिंग कैंसिल हो गई, घर पर ही कुछ काम करना है, वही करने जा रहा हूँ। अभिमान अपने कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हालांकि उसकी अकड़ मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आराध्या से प्यार करने लगा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और कुछ ऑर्डर किया। वही मेंशन में आराध्या के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की तैयारी होने लगी। थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी बॉय मेंशन आया। उसने आर्या को देखकर कहा, मेमा अभिमान रघुवंशी के नाम एक पार्सल है। आर्या ने पार्सल लिया, साइन किए और डिलीवरी बॉय वहां से चला गया कि इतने में अभिमान ने उस पार्सल को छीन लिया और बोला, माँ ये थोड़ा पर्सनल है। आर्या हाथ बांधकर बोली, तुम्हें मैंने नंगा भी देखा है और तुम कह रहे हो कि पर्सनल है। आराध्या को हंसी आ गई, लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अभिमान ने एक नज़र आराध्या को देखा और फिर अपनी माँ को देखकर बोला, माँ कुछ भी कम से कम देख तो लो, किसके सामने क्या बोल रही हो। आर्या बोली, जो सच है वही बोल रही हूँ, चल अपनी माँ को मत सिखा, जाकर अपना काम कर ले और जब केक कटेगा तो मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाना। अभिमान अपना पार्सल ले जाता हुआ बोला, मैं नहीं आने वाला। आराध्या को कहीं ना कहीं बुरा लगा। वो जानती थी अभिमान को उसका और उसके भाई का मेंशन आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर बार शिवाय और आर्या दोनों भाई बहन को समझा देते थे। अभिमान सीधा अपने कमरे में गया। उसने पार्सल खोला तो उसमें चेन थी जिसमें लिखा था गिलहरी। अभिमान ने डिसाइड किया कि वो ये चेन आराध्या को गिफ्ट कर देगा, लेकिन गिफ्ट खरीदना आसान था और इस गिफ्ट को आराध्या को देना बहुत मुश्किल। ये तो अभिमान के लिए उल्टी गंगा बहाने के बराबर था। थोड़ी देर में सब आराध्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। पूरी रघुवंशी फैमिली वहीं थी। आराध्या ने एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहना था, उसके ऊपर एक छोटा सा क्राउन भी पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक अनिरुद्ध तो अपनी बहन को ही देखता रहा। वो ये तो जानता था कि आराध्या इस फैमिली में आकर बहुत खुश होती है और वो उससे ये खुशी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं वो शिवाय और आर्या का एहसान भी मानता था, लेकिन खुददार होने की वजह से हमेशा उनकी दी हुई चीजों को मना ही करता था। अनिरुद्ध ने अपनी बहन की बलाई लेते हुए कहा, अंडस्को, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। आराध्या खुश हो गई और वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबने आराध्या को गिफ्ट दिए। फिर हर्षवर्धन ने कहा, चलो अब केक काटो। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और तभी शिवाय बोला, रुको मैं पहले अभिमान को बुला देता हूँ, थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाएगा। और अभिमान को नीचे आने के लिए कहा। अभिमान ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आ गया। उसकी नज़र जैसे ही आराध्या पर गई, उसकी आंखें थोड़ी सी फैल गई। सच में आराध्या आराध्या नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी जमीन पर आ गई। अभिमान की धड़कनें बढ़ चुकी थी। पहले ही उसे आराध्या अच्छी लगती थी, ऊपर से आज तो उसके सोए हुए अरमान भी जाग रहे थे। एक सेकंड के लिए अभिमान के मन ने कहा, सोच क्या रहा है, जाकर प्रपोज कर दे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तभी उसके दिमाग ने कहा, पागल हो गया है, इसे प्रपोज करेगा, अनिरुद्ध की बहन है, रहने दे, तेरे टाइप की नहीं है। तभी दिल ने कहा, ये टाइप क्या होता है, देख नहीं रहा कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम परी जैसी। भाई दिया लेकर भी दुनिया में ढूंढेगा तो भी इतनी खूबसूरत और अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। तू भी जानता है कि आराध्या कितनी अच्छी है, कर दे प्रपोज, यकीन मान वो हाँ कर देगी और तेरी फैमिली खुश हो जाएगी। तभी दिमाग बोला, पागल हो गया, वो अभी 18 साल की हुई है, तू प्रपोज करेगा तो तुझे ही गलत समझेंगे। वैसे भी तूने कभी दोनों भाई बहन से कभी भी ठीक से बात नहीं की और अब जाकर उसे सीधा प्रपोज करेगा तो सब तुझे गाली देंगे। अभिमान एक बार फिर अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस गया, लेकिन उसकी नज़र आराध्या पर ही थी, जबकि आराध्या का पूरा ध्यान अपने डॉल वाले केक पर था। आराध्या बहुत खुश थी, हालांकि उसे ये सब बचपना लग रहा था, फिर भी वो बहुत खुश थी।
थोड़ी देखते ही देखते आराध्या ने केक कट किया और सबको केक खिलाया और अभिमान वहीं खड़ा रहा। ना उसने क्लैपिंग की, ना उसे बर्थडे विश किया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें वो चेन थी जो आराध्या के लिए लेकर आया था, लेकिन एक बार फिर उसने अपने दिल की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन ली और उसने आराध्या को चैन देने का ख्याल झटका दिया। थोड़ी देर में आराध्या ने केक अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप केक खाएंगे? अभिमान ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, छोड़ो ना, वो थोड़ा पागल है। तभी आर्या ने आराध्या को केक खिलाते हुए कहा, अंडस्को, थोड़ा नहीं बहुत पागल है। मुझे तो कभी कभी ये सोचकर घबराहट होती है कि पता नहीं इसकी बीवी से कैसे झेलेगी। ये सुनकर आराध्या हंसने लगी और बोली, झेल लेगी आंटी, अपनी बीवी से सभी प्यार करते हैं, गुस्सा तो बस दूसरों को ही दिखाते हैं। ये बात अभिमान ने सीढ़ियों से चढ़ते हुए सुन ली। उसके चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपना सिर दीवार में मारा, क्योंकि ना तो वो आराध्या को विश कर पाया और ना ही जो गिफ्ट उसने आराध्या के लिए मंगाया था ना उसे दे पाया। अभिमान ने सामने दीवार पर देखा तो उसके दिल और दिमाग वही खड़े थे और दोनों ने एक साथ कहा, अभिमान तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अभिमान ने अपने दिल और दिमाग को गुस्से में देखा तो वो दोनों ही गायब हो गए। फ्लैशबैक एंड। युग अभिमान को देख रहा था और अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में हल्की सी शर्म। युग बोला, मानना पड़ेगा, बिल्कुल मामी पर गया है। अच्छा, तो उसी दिन से तुझे आराध्या अच्छी लगने लगी? अभिमान बोला, अबे अच्छी तो पहले से ही लगती थी, लेकिन उस दिन महसूस हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। सोते जागते उठते बैठते बस आराध्या ही दिखाई देती थी और उसका वो पिंक कलर का गाउन सच में उस दिन आराध्या परी लग रही थी। तभी युग ने अपना फोन निकाला और बोला, मेरे पास उस दिन की फोटो है, देखेगा? अभिमान ने कहा, मेरे पास है, अपनी फोटो अपने पास रख। युग ने घूरकर अभिमान को देखा। अभिमान ने कहा, अब तो सब कुछ पता चल गया ना, चल सो जा। युग बोला, अभी भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन धीरे धीरे पूछ लूंगा, सो जाते हैं। पर सच में छुपा रुस्तम निकला तू। घर वालों को भनक भी नहीं लगी और जनाब मन ही मन आराध्या से प्यार भी करने लगे। अभिमान लेटे हुए बोला, अंडस्को, बस किसी को बताना मत। युग ने कहा, अंडस्को, लेकिन सारे रीडर्स को पता चल गया। अभिमान ने कहा, अंडस्को, चल जाने दे, वो भी तो मेरे अपने ही है, लेकिन रघुवंशी फैमिली में किसी को मत बताना। अगर किसी को बता दिया ना तो सोच ले, तेरा ये खूबसूरत मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर अभिमान ने अपने चेहरे पर चादर डाल दी और आंखें बंद कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक मिट्टी से मुस्कुराहट थी। उसकी कुछ मीठी यादें ताज़ा जो हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ कृष और मीरा एयरपोर्ट पर खड़े थे। वो दोनों ही इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन शौर्य और राजवीर ऑस्ट्रेलिया में ही थे। चैप्टर 582 पूर्वी पैंथर और उनकी बेटियां। मीरा और कृष इंडिया तो आ गए थे, लेकिन मीरा शांत थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ही गाड़ी में बैठे थे। कृष ने मीरा को बाहों में भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मीरा का चेहरा उदास ही था। कृष ने कितनी बार मीरा को समझाया, लेकिन मीरा तो जैसे समझना ही नहीं चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी का कत्ल कर दिया। बेशक उसने खुद को बचाने के लिए किया था, लेकिन उसने किसी की जान ले ली। यही सब सोच सोच कर मीरा का दिमाग खराब हो रहा था। कृष समझता था कि मीरा पर क्या बीत रही है, इसलिए उसने एक पल के लिए भी मीरा को अकेले नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में कृष और मीरा दोनों ही एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए थे। कृष और मीरा गाड़ी से उतरे। कृष मीरा को देखकर बोला, देखो पापा ने कहा था जैसे ही आओ पैंथर अंकल से मिल लेना, तो चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं और चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाए और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कृष का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर आ गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक फ्लैट के बाहर खड़े थे। कृष ने बेल बजाई तो दरवाजा सरगम ने खोला। सरगम को वहां देखकर कृष ने कहा, तुम यहाँ? सरगम बोली, हाँ मम्मी पापा से मिलने आए हैं। इतना कहकर उसने पूरा दरवाजा खोला और फिर कृष और मीरा भी अंदर आ गए।
मीरा बोली, कहाँ है माँ पापा? सरगम ने कहा, अंडस्को, वो यहाँ नहीं है, मंदिर गए हैं। तुम दोनों यहाँ नहीं थे तो मैं भी मिलने नहीं आई, आज ही आई हूँ। कृष सोफे पर बैठता हुआ बोला, और देव कहाँ है? सरगम किचन में से पानी लेकर आए और पानी उनके सामने रखती हुई बोली, देव मम्मी पापा को लेने गए हैं, पास में कोई मंदिर है, वही गए हैं। मीरा ने कहा, दी तुम क्यों नहीं मिलने आई माँ पापा से? सरगम ने कहा, तुम्हारे बिना मन ही नहीं किया, अगर वो तुम्हारे बारे में पूछते तो मैं उन्हें क्या जवाब देती? फोन पर तो मैंने माँ से बात की थी, लेकिन मिलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाए और सरगम मीरा के पास बैठ गई और उसने मीरा को गले लगा लिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सरगम बोली, नहीं मीरा रोते नहीं, आज तो खुशी का दिन है, हम अपने माँ पापा से जो मिलेंगे और तुम हो कि रो रही हो। खुश होना चाहिए कि हमारी भी एक फैमिली है, हमारे भी माँ पापा है, वरना मैं तो सोचकर बैठी थी कि हमारी कोई फैमिली ही नहीं है। मीरा ने आंसू पोंछकर हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी ही देर में अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। सामने पूर्वी और पेंथर खड़े थे। दोनों की आंखें आंसू की वजह से लाल हो गई थी। दोनों ही अंदर आए और अपनी बेटी को देखकर अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाए। पेंथर की आंखों में तो वो पल दौड़ गया जब उसकी सरगम पैदा हुई थी। वो बस सरगम को ही देखता रहा। सरगम अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर पेंथर ने अपनी फैलाई और सरगम आकर सीधा पेंथर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मीरा भी सोफे पर बैठी हुई बस रो रही थी। पूर्वी धीरे धीरे मीरा के पास जाकर बैठ गई और मीरा ने भी पूर्वी को गले लगा लिया। तीनों माँ बेटी रोए जा रही थी। देव, उसने अपने न बहते हुए आंसुओं को साफ करके कहा, मैं तो इमोशनल हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। कृष ने देव को देखकर मुस्कुराहट पास की और बोला, बस बस सुना है ससुर जी बहुत गुस्से में रहते हैं। दोनों चाचा भतीजे सोफे पर बैठ गए। बेशक वो मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल भी हो रहे थे। आखिर मीरा और सरगम पहली बार अपने माँ बाप से जो मिल रही थी, दोनों का ही रोना रुक नहीं रहा था। पेंथर ने सरगम की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अब क्यों रो रही है बेटा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब नहीं रोना। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वही मीरा, वो तो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटी रही। पूर्वी भी मीरा के बालों को हल्का हल्का फैला रही थी। पूर्वी और पेंथर दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया का इंसिडेंस पता था, लेकिन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि वो मीरा के सामने उस बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं मीरा का दर्द फिर से उभर कर न आ जाए। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बहुत मुश्किल से मीरा और सरगम चुप हुई थी। सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पेंथर खुश था कि उसकी दोनों बेटियां रघुवंशी खानदान की बहू है। मीरा खाली बाउल में चम्मच चला रही थी। कृष ने मीरा की कमर पर हल्का सा हाथ रखकर रब करते हुए कहा, भूख नहीं है छुटकी। मीरा ने हल्की सी न में गर्दन हिला दी। कृष बोला, अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हें बनाकर खिलाता हूँ। इतना कहकर वो उठ गया और पूर्वी को देखकर बोला, आंटी क्या मैं आपका किचन यूज कर सकता हूँ? पूर्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा अभी भी उदास बैठी थी। उसने कृष को देखकर कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी सच में भूख नहीं है, मैं ये पराठा खा लूंगी। इतना कहकर उसने अपने प्लेट में पराठा रखा, लेकिन अगले ही पल वो पराठा देव ने उठा लिया और बोला, अब जब तुम्हारा पति बना ही रहा है तो उसी के हाथ का खा लो, मेरे पराठे पर क्यों नजर डाल रही हो? इतना कहकर वो अपने पराठे को खाने लगा। कृष बोला, हाँ तो मैं अपनी पत्नी के लिए बना दूंगा, क्यों छूटकी बताओ क्या खाओगी? मीरा ने फिर से न में गर्दन हिला दी। कुछ सोचकर कृष ने कहा, तुम्हें मैगी पसंद है ना, तो चलो आज तुम्हें कृष स्टाइल मैगी बनाकर खिलाता हूँ। फिर उसने सबको देखकर कहा, कोई और भी खाएगा? सबने ना में गर्दन हिला दी और कृष किचन में चला गया। थोड़ी देर में कृष मैगी बनाकर लाया। मैगी दिखने में अच्छी लग रही थी। कृष ने उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड की थी। फिर उसने मैगी मीरा के सामने एक प्लेट में सर्व करते हुए कहा, अंडस्को, चलो छुटकी खाकर बताओ कि तुम्हारा पति कितनी अच्छी मैगी बनाता है। मीरा ने अब कृष का दिल तोड़ना ठीक नहीं समझा। उसने मैगी को थोड़ा सा खाकर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि सच में मैगी बहुत अच्छी बनी थी।
मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाए और बोली, मिस्टर रघुवंशी आपने तो बहुत टेस्टी मैगी बनाई है। इतना कहकर वो मैगी खाने लगी। कृष मीरा के पास बैठ गया। फाइनली कृष की मेहनत रंग लाई। मीरा कई दिन से कुछ भी ठीक से नहीं खा रही थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद मीरा ने ठीक से कुछ खाया। वहीं पूर्वी और पैंथर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों को तसल्ली थी कि मीरा को कृष अच्छे से संभाल सकता है। थोड़ी देर बाद सब लिविंग एरिया में बैठे थे। देव खड़े होकर बोला, अच्छा पापा मम्मी अब चलते हैं, सुबह से यही है। पैंथर ने कहा, अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो मीरा सरगम को यही छोड़ दो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, अंडरस्कोप ठीक है पापा, लेकिन बस आज के लिए, बाकी मुझे मेरी बीवी चाहिए। सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे आधे से ज्यादा सामान नहीं मिलता। सरगम के बिना मैं बेकार हो जाता हूँ, प्लीज समझ रहे हैं ना। पैंथर ने हल्की सी हमें गर्दन हिलाए और मुस्कुराकर बोला, हाँ समझता हूँ, मेरा भी पूर्वी के बिना काम नहीं चलता। फाइनली दोनों चाचा भतीजे वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर कुछ सोचकर कृष ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर गया और मीरा को गले लगाकर बोला, देखो अब थोड़ा सा मुस्कुराकर इस घर में रहो। अपने माँ बाप के सामने ऐसे उदास होकर घूमोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सब कुछ ठीक तो हो गया, अब क्यों उदास हो, सब तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, तो फिर इस उदासी का कोई मतलब नहीं। मीरा ने नम आंखों से कृष को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोली, अंडरस्कोप, थैंक यू मिस्टर रघुवंशी, मुझे छोड़ने के लिए। कृष ने मीरा के बालों को चूमकर कहा, तुम्हारा जब तक यहाँ रहने का मन है रह लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन बस खुश रहो। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई और एक बार फिर कृष ने मीरा को गले लगा लिया। दोनों चाचा भतीजे फिर वहां से चले गए। देव गाड़ी चला रहा था और कृष बाहर देख रहा था। देव ने कहा, क्या सोच रहा है? कृष बोला, अंडरस्कोप कुछ नहीं यार, अगर सीनियर रघुवंशी ऑस्ट्रेलिया नहीं आते तो मीरा का क्या होता, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। देव बोला, कुछ नहीं होता यार, सब ठीक है, ऐसे मत सोच, मीरा भी कितनी उदास थी और अब तुम भी उदास हो गए। आज तो खुशी का दिन है, मीरा और सरगम के पेरेंट्स मिल गए, वो दोनों अनाथ नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने सरगम की आंखों में एक खालीपन देखा था। हालांकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि उसकी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज उसकी आंखों की खुशी देखकर तसल्ली हो रही है कि चलो उसकी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई। दोनों ही बातें करते हुए रघुवंशी मैंशन पहुंच गए थे। वहीं पूर्वी, पैंथर, सरगम, मीरा चारों एक कमरे में थे और बातें कर रहे थे। मीरा तो अभी भी पूर्वी की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। सरगम भी बेड से टेक लगाकर बैठी थी और पैंथर वो सोफे पर बैठा हुआ था। चारों ही बात कर रहे थे और चारों ही खुश थे। मीरा भी बीच बीच में मुस्कुरा देती थी। सरगम पूर्वी पैंथर को अपने बचपन की अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। वो कोई भी कड़वी बात याद करके अपना और अपने फैमिली का मूड खराब नहीं करना चाहती थी और ये बात उसे देव समझा कर गया था। चारों ही बातें कर रहे थे। अचानक पैंथर ने सरगम को देखकर कहा, अंडरस्कोप, तुम देव कहाँ मिली? ये सुनकर सरगम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे वो रात याद आ गई जब खान बीवी ने उसे मजबूर करके देव के पास भेजा था और देव ने उसके सामने शर्त रखी थी। सरगम अपने मम्मी पापा के सामने ये बात बताना नहीं चाहती थी और ना ही ये बात एक बेटी को शोभा देती कि वो ये बात अपने पेरेंट्स के सामने कहे। सरगम ने इसी बात को घुमा फिरा कर कहा, पापा वो आप तो जानते हैं ना, देव को बीमारी है। पूर्वी ने हैरानी से सरगम को देखा तो सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ वो कई दिन तक सोते नहीं है, अगर उन्हें नींद भी आ जाए तो वो 2-3 घंटे बाद ही उठ जाते हैं। पूर्वी हैरानी से बोली, अंडरस्कोप, फिर क्या हुआ? सरगम ने कहा, वो एक दिन मेरी और देव सर की ऑफिस में मुलाकात हुई। मैं सोफे पर बैठी थी, काम कर रही थी और देव आकर मेरे पास बैठ गए और फिर उन्होंने अपना सिर मेरी गोद में रखा और कहा कि मैं उनका सिर दबा दूं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने सिर दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सो गए। मुझे लगा 1-2 घंटे में उठ जाएंगे, लेकिन सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे बज गए, वो उठे ही नहीं।
फिर दिव्यांश पापा केबिन में आए। उन्होंने मुझे और देव को देखा तो आंखें दिखाने लगे, मतलब वो आंख नहीं दिखा रहे थे। वो हैरान थे और मुझे तो डर लग गया पापा की कहीं वो मुझे गलत ना समझने लगे। और मैं जैसे ही उठी, देव धड़ाम से सोफे से नीचे गिर गए और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने टाइम देखा और कहने लगे, मैं 7 घंटे से सो रहा हूँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और तभी दिव्यांश पापा ने मुझसे डायरेक्ट ही शादी की बात कर ली। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने जब देव की बीमारी के बारे में बताया तो मुझे लगा कि शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पेंथर सरगम को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इतने में पूर्वी बोली, और देव ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? मतलब देव ने इतनी आसानी से रिश्ते को अपना लिया? सरगम बोली, नहीं माँ, ऐसे थोड़ी ना इस रिश्ते को अपना लेते। पहले तो हम लोग थोड़ी बहुत ही बात करते थे, बड़ी अजीब सी शादी थी। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे तो हमने अपनी शादी को आगे बढ़ा दिया। कहते हुए उसने एक बार पेंथर को देखा और नजरें चुरा ली। इतने में पेंथर ने कहा, सरगम तुम झूठ नहीं बोल सकती। बचपन से ही तुम्हारी आदत है कि जब तुम झूठ बोलती हो तो कई बार पलके झुकाती हो। कोशिश अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन अफसोस तुम्हारे पापा को तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन नहीं आया। ये सुनते ही मीरा भी उठकर बैठ गई। उसने भी एक नज़र अपने पापा को देखा और फिर नज़र नीचे कर ली और सरगम उसकी आंखों में पानी आ गया। चैप्टर 583। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर पेंथर अपनी जगह से खड़ा होकर सरगम के पास आया। सरगम ने पेंथर पर अपनी बाहें लपेट दी और फूट फूट कर रोने लगी। पेंथर ने भी अपनी बेटी को गले लगाकर उसके बालों को चूम लिया और फिर बोला, झूठ क्यों बोल रही थी? सब बता दिया होता मुझे, शिवाय ने। सरगम कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोती रही। बचपन से ही सरगम पेंथर के ज्यादा करीब थी और मीरा पूर्वी के। पूर्वी और मीरा भी रो रही थीं। पूर्वी को भी समझते देर नहीं लगी कि जो सरगम ने बताया है वो सब झूठ है। पूर्वी अपने आंसू पोंछकर बोली, तो सच क्या है? पेंथर ने कहा, तुम्हारा सच जानना जरूरी नहीं, बस ये समझ लो कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी बेटियों को रघुवंशी फैमिली के बेटे मिले, वरना हम दोनों में से किसी का चेहरा नहीं देख पाते। सरगम सिसकते हुए बोली, पापा जब सब कुछ जानते थे तो मुझसे क्यों पूछा? पेंथर बोला, देखना चाहता था कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन सच में तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, और मेरी मीरा, वो तो तुमसे भी बड़ी और समझदार है। कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी मीरा। मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी बेटी ने उस लड़के को मार गिराया। मीरा, तुम्हें दुखी होने या गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। पूरी रघुवंशी फैमिली को तुम पर नाज है और तुम हो कि रो रो कर अपना दिमाग खराब कर रही हो। सच में तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। अरे मैं तो कहता हूँ हर लड़की को तुम्हारे जैसे ही होना चाहिए। अगर उसे कोई हाथ लगाए तो सीधा जान से मार दे। अपने पापा के मुंह से तारीफ सुनकर मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पेंथर ने अपना एक हाथ बढ़ाकर मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा भी बेड पर घुटनों के बल चलते हुए अपने पापा के पास आई और उसने पेंथर को गले लगा लिया। पेंथर ने मीरा के बालों को चूमकर कहा, सच में कृष की पसंद बहुत हिम्मत वाली है। मीरा को अब और ज्यादा हंसी आ गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत दिनों बाद चारों मिले थे। चारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रात के करीब 3 बजे तक चारों ऐसे ही बातें करते रहे। मीरा और सरगम अपने बचपन की अच्छी अच्छी बातें अपने पेरेंट्स को बता रही थीं। फाइनली पेंथर को नींद आने लगी। बुढ़ापा आ गया था पेंथर को, इसलिए वो सोफे पर लेट गया। पूर्वी उठी, उसने पेंथर को अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर अपनी बेटियों को देखकर बोली, अब तुम दोनों भी सो जाओ, बहुत रात हो गई। बाकी बातें सुबह कर लेना। दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाए और बेड पर लेट गईं। फिर पूर्वी भी अपनी बच्चियों के पास लेट गई। बहुत दिनों बाद पेंथर का परिवार पूरा हुआ था। बहुत दिनों बाद ये खुशियां पेंथर के नसीब में आई थीं। दूसरी तरफ सार्थक और वेदांत
दोनों ही अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ काम कर रहे थे। सार्थक काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सिद्धि पर ही जा रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब सिद्धि ने उसे कंटेनर के नीचे आने से बचा लिया था। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो गया। सारे वर्कर वहीं बैठकर अपना अपना लंच खोलकर खाने लगे। सार्थक और वेदांत अपने केबिन में आ गए। उनका केबिन भी कोई लग्जरी नहीं था, बल्कि वहाँ एक पुरानी अलमारी, एक टेबल और 2 कुर्सियां थीं जहां वे आराम करते थे। दोनों ही आंखें बंद किए बैठे थे, तभी केबिन का दरवाजा खुला। दोनों ने अपनी आंखें खोली तो देखा सिद्धि खड़ी थी। सिद्धि को देखकर सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अचानक ही वो बोला, तुम क्यों आए? सिद्धि के हाथ में लंच था। सिद्धि बोली, मेरी बहन ने आप दोनों के लिए खाना भेजा है। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वामिका ने वेदांत के लिए कुछ स्पेशल नहीं भेजा था, फिर भी वामिका का छोटा सा किया गया काम भी वेदांत को अच्छा लगता था। वेदांत ने सिद्धि को अंदर आने का इशारा किया। सिद्धि अंदर जाकर टेबल के पास खड़ी हो गई। उसने लंच बॉक्स खोला और सार्थक की ओर देखकर बोली, खा लीजिए साहब। सार्थक ने हमें गर्दन हिलाई और वॉशरूम चला गया। वहां से हाथ धोकर आया और अपनी बाजू फोल्ड करके लंच एंजॉय करने लगा। वेदांत भी थोड़ी देर बाद उठा, हाथ मुंह धोकर वो भी लंच करने लगा। तब तक सिद्धि वहीं खड़ी रही। सार्थक बोला, सिद्धि खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। सिद्धि ने नामे गर्दन हिलाए और बोली, नहीं साहब, बस आप लंच कर लीजिए, फिर मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हमें गर्दन हिलाए और लंच करने लगा। कुछ देर सोचकर सिद्धि बोली, साहब मैं काम पर कब से आ जाऊं? ये सुनकर वेदांत ने कहा, तुम अभी छुट्टी करो, तुम्हारे हाथ में चोट है। सिद्धि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, साहब इतनी भी चोट नहीं है, मैं काम कर लूंगी, कल से आ जाऊं। सार्थक रोटी खाते हुए बोला, तो तुम यहाँ ये बातें करने आई हो? मतलब तुम चाहती हो कि हम तुम्हें काम पर वापस रख लें? सिद्धि को थोड़ी घबराहट हो गई। अगर लड़का होती तो शायद सार्थक की बात का जवाब दे देती, लेकिन अंदर से तो लड़की ही थी, इसलिए सार्थक के बोलने से उसे थोड़ी घबराहट हो जाती थी। कुछ सोचकर वो बोली, साहब मैं सच में ठीक हो गई हूँ, ज्यादा चोट नहीं है, रख लीजिए ना, मेरा मतलब है कल से आ जाती हूँ ना काम पर। वेदांत कुछ कहता उससे पहले ही सार्थक ने उसे इशारा किया और बोला, हाँ ठीक है, कल से आ जाना, तुम्हारे हाथ में चोट नहीं है तो आ जाना। सिद्धि ने हमें गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, ठीक है, अभी लंच लेकर चली जाओ, मेरा मतलब है चले जाओ, कल से आ जाना। सिद्धि ने जल्दी से लंच समेटा और वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत का फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन चेक किया और सार्थक को देखकर बोला, मैं बैंक जा रहा हूँ, जरूरी काम है, सीधा घर आ जाऊंगा, तुम भी यहाँ से सीधा घर चले जाना। सार्थक ने हमें गर्दन हिलाई और वेदांत वहां से चला गया। वेदांत ने गाड़ी सीधा बैंक के बाहर रोकी और तेज कदमों से अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर वामिका पर गई। वामिका एक आदमी के सामने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कह रही थी, सर आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं कार्तिक की दोस्त हूँ और कार्तिक की बहन मेरे साथ ही रहती है, आप कहेंगे तो मैं उसे भी लेकर आ जाऊंगी, इंश्योरेंस के पैसे तो हमें देने ही चाहिए। वो आदमी थोड़ा सा अकड़ कर बोला, देखो तुम कौन हो कौन नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें दादी के सिग्नेचर करवा कर लाने होंगे और ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। वामिका फिर से रिक्वेस्ट करती हुई बोली, सर कैसी बातें कर रहे हैं, दादी को गुजरे तो कई महीने हो गए, मैं उनके सिग्नेचर कैसे करवा कर लाऊं? मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर चुकी हूँ, उसके बाद भी आप इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे रहे, सर ये तो गलत है ना। मैं कब से बैंक के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इस केस को सॉल्व करना ही नहीं चाहते। सर देखिए मुझे सच में पैसों की जरूरत है, आप प्लीज डेथ सर्टिफिकेट के बेस पर इंश्योरेंस का पैसा दे दीजिए ना।
उस आदमी ने फिर से अकड़ कर कहा, देखो मेरा टाइम मत खराब करो, पीछे भी लोग हैं, मुझे उनसे भी बात करनी होती है, आगे से हटो। तुम्हें तो मैं एक ही बात कहकर थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, बहुत बेशर्म लड़की हो, हटो आगे से। बबीता की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। बेशक वामिका इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन कभी उसे किसी ने इतनी गंदी तरीके से बात नहीं की। उसने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर आप मेरी एक बार मैनेजर से बात कर दीजिए, मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देती हूँ, क्या पता वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं उन्हें बता दूंगी ना कि दादी की डेथ हो गई है और डेथ सर्टिफिकेट में दे चुकी हूँ। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया। वो खड़ा हुआ और वामिका की ओर देखकर भड़कते हुए बोला, बहरी हो क्या, एक बार का सुनाई नहीं देता? मैं यहाँ बैंक में तुम्हारे लिए बैठा हूँ और लोग नहीं है यहाँ उनकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुँह उठाती हो और हर महीने आ जाती हो। कह दिया ना इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे और तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम दादी के सर्टिफिकेट पर साइन करवा कर नहीं लाती। अब जाओ यहाँ से। वामिका तो बस आंखों में आंसू लिए उस आदमी को देख रही थी। उसके दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। आज तक कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी, लेकिन वामिका फिर भी हर महीने यहाँ आती थी, इस उम्मीद में कि शायद इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल जाए। अब तो वामिका से कुछ बोलना भी नहीं बन रहा था। इतने में वो आदमी गार्ड को देखकर चिल्लाते हुए बोला, इस लड़की को बाहर निकालो और अगर आज के बाद दिखाई दे तो अंदर मत आने देना। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि वेदांत का दिमाग घूम गया। उसने अपनी बाजू फोल्ड की और तेज कदमों से उस आदमी के पास आया और अगले ही पल एक मुक्का उस आदमी के मुंह पर चढ़ दिया। ये नज़ारा देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई और वहां खड़े लोग सारे हैरान हो गए। इतने में निर्भय ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसके डेस्क से उठाया और बैंक के हॉल के बीचों बीच छोड़ दिया। वो आदमी अपना भार नहीं संभाल पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वेदांत ने एक पर उसके पैर पर जोर से मारा और चिल्लाते हुए बोला, लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, वो कब से सर सर कहकर बात कर रही है और तुम हो कि उसके सिर पर चढ़ रहे हो। क्या लगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जो मन में आएगा वो करोगे, और यहाँ खड़े लोग इनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि इस लड़की का साथ दे दे। इतना कहकर वेदांत ने फिर से उस आदमी को 2-3 बार पैर से मारा। वो आदमी पिट रहा था, कोई भी बचाने वाला नहीं आया, लेकिन बैंक के स्टाफ के लोग खड़े हो गए और वो वेदांत की तरफ बढ़ने लगे। वेदांत ने सबको पलटकर देखा और बोला, बीच में आए, नहीं तो तुम भी पिटोगे और शायद इससे ज्यादा पीटो। ये इतनी देर से बदतमीजी कर रहा था, तब तो तुम लोग नहीं आए, अब इसके साथ बदतमीजी हो रही है तो जल्दी से आ गए। वामिका तो वेदांत को हैरानी से देख रही थी। वेदांत ने कभी भी गुस्सा नहीं किया था, उसकी पर्सनैलिटी गुस्से वाली थी ही नहीं, लेकिन जब गुस्सा आता था तो अपने पापा से भी ज्यादा गुस्सा आता था और आज उससे गुस्सा आ गया और जिस वजह से उसने अपना गुस्सा उस एम्प्लॉय पर निकाल दिया। वेदांत ने उस एम्प्लॉय की बाजू पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तेरी माँ और बहन के साथ को इस तरह से बात करेगा तो सा लगा। इतना कहकर वेदांत ने एक और मुक्का उस आदमी के मुंह पर झाड़ दिया। वो आदमी हाथ जोड़कर बोले, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन वेदांत का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने एक और मुक्का उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। अब उस आदमी के मुंह से खून आ गया और वामिका की चीख निकल गई। वो जल्दी से वेदांत के पास आई। उसने बहुत हिम्मत करके वेदांत की बाजू पकड़ी और उस आदमी से थोड़ा सा दूर करते हुए बोली, साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना, बस मर जाएगा साहब, प्लीज छोड़ दीजिए साहब, प्लीज छोड़ दीजिए। वेदांत ने एक नज़र अपनी बाजू पर देखा जिस पर वामिका के हाथ थे। उसका मन कर रहा था कि उस आदमी को ऐसे ही मारता रहे और वामिका उसे ऐसे ही पकड़कर पीछे खींचती रही। कहीं ना कहीं वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने उस आदमी को देखकर कहा, देख ले, तुझे बचा भी कौन रहा है, जिसके साथ तूने बदतमीजी की। अब खड़ा हो और जो भी इस लड़की की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर, और अगर नहीं की ना तो अभी के अभी तेरा जनाजा निकाल दूंगा। बाद में खड़े होने लायक भी नहीं था। वेदांत ने उसे इतना मारा था और शायद वामिका बीच में नहीं आती तो वो आदमी और ज्यादा पीटता। वो जैसे तैसे खड़ा होकर अपने डेस्क पर गया। वहां खड़े सारे लोग आंखें फाड़े वेदांत और वामिका को ही देख रहे थे। दोनों ही मिसमैच लग रहे थे।
कहाँ वेदांत एकदम बिलियनर्स वाली पर्सनैलिटी और कहाँ वामिका एकदम सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की। कहीं से भी कहीं दोनों मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तो बस कपड़ों की बात थी। वामिका भी ब्रांडेड कपड़े पहनती तो शायद वेदांत उसके सामने फीका लगता। चैप्टर 584। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने वामिका का काम कर दिया, जिस वजह से वामिका को इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मिल गए। वो खुश भी थी और उसकी आंखों में पानी भी आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कार्तिक के इंश्योरेंस के पैसे लेगी। उसे पैसों का लालच नहीं था, उसे तो बस कार्तिक चाहिए था और वो भी उसके पास नहीं था। वामिका ने भी अपनी जिंदगी कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी थी। हालांकि उसने कार्तिक से शादी नहीं की थी, फिर भी खुद को कार्तिक की विधवा मानकर जिंदगी गुजार रही थी। वामिका की आंखों में आंसू देखकर वेदांत बोला, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? वामिका ने अपने आंसू साफ किए और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे पैसे मिल गए। ये सुनकर वेदांत बोला, एक बात पूछें, ये कार्तिक कौन है? वामिका के आंसू, जो अभी अभी उसने रोके थे, वो फिर से बह गए। वेदांत बोला, अच्छा सॉरी, मत बताओ, अगर बताना नहीं चाहती तो चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वेदांत वामिका के साथ बैंक से बाहर आ गया। उसने वामिका के लिए गाड़ी का गेट खोला और वामिका गाड़ी में बैठ गई। वेदांत भी फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ सोचकर वामिका बोली, कार्तिक मेरे पति थे। ये सुनकर वेदांत को झटका लगा। वो बोला, तुम शादीशुदा हो? वामिका ने ना में ही गर्दन हिलाए और बोली, नहीं, मैंने कार्तिक से शादी नहीं की थी। शादी से पहले ही कार्तिक की डेथ हो गई। मैं उनसे प्यार करती थी और अब मैं अपनी जिंदगी उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कहते हुए वामिका ने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ लिए। वेदांत का दिल दुख चुका था। वो नहीं चाहता था कि वामिका रोए या वो परेशान हो, लेकिन वामिका सच में कार्तिक से बहुत प्यार करती थी और अपने प्यार को भूलना आसान नहीं होता। कुछ सोचकर वेदांत ने डैशबोर्ड पर रखा हुआ टिश्यू पेपर उठाकर वामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंसू पोंछ लो। वामिका ने टिश्यू पेपर ले लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर को अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर बाद वामिका फिर से सुबकने लगी। वेदांत ने फिर से एक टिश्यू पेपर उठाकर वामिका की ओर बढ़ा दिया। वामिका ने टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू साफ करने लगी और फिर से वो टिश्यू पेपर अपनी गोद में रख लिया। ऐसे ही करके वेदांत ने वामिका को करीब 3-4 टिश्यू पेपर दे दिए और वामिका ने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके सब अपने गोद में रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि वेदांत की लग्जरी गाड़ी वो गांधी कर दे, इसलिए वो सारे टिश्यू पेपर गोद में रख रही थी। थोड़ी देर बाद वामिका थोड़ा ठीक फील करने लगी, लेकिन उसे हल्की हल्की ठंड लग रही थी। वो वेदांत से कहना चाहती थी कि वो ऐसी कम कर ले, लेकिन कह नहीं पाई। चुपचाप बैठी रही। इतने में वेदांत बोला, तुम्हें ठंड लग रही है? वामिका ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, ठंड तो नहीं लग रही। वेदांत ने पीछे रखी अपनी जैकेट उठाए और वामिका की ओर बढ़ते हुए बोला, इसे पहन लो। मैं जानता हूँ तुम्हें ठंड लग रही है। वेदांत ने अपनी जैकेट वामिका को दे दी। उसने वो जैकेट ले ली और फिर उसे उड़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी वामिका के घर के बाहर रोकी। उसने एक बटन प्रेस किया और वामिका की साइड का दरवाजा खुल गया और फिर वेदांत भी गाड़ी से उतर गया। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, उसने महसूस किया कि वामिका गाड़ी से नहीं उतरी। वेदांत वापस जाकर वामिका को देखने लगा तो वामिका वेदांत की गाड़ी में गिरे हुए टिश्यू पेपर उठा रही थी। वामिका जब गाड़ी से उतरने को हुई तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी गोद में टिश्यू पेपर है और वो एकदम से उठ गई, जिस वजह से सारे टिश्यू पेपर वही गाड़ी के अंदर गिर गए। वामिका एक एक टिश्यू पेपर को उठा रही थी। वेदांत वामिका को ही देख रहा था। कितनी सादगी थी वामिका के अंदर। कुछ देर उसे देखने के बाद वेदांत बोला, ये क्या कर रही है? वामिका ने तब तक सारे टिश्यू पेपर उठा लिए। वो वेदांत को देखकर बोली, साहब, वो आपकी गाड़ी गंदी हो जाती ना, बस इसीलिए ये उठा रही थी।
इतना कहकर वो अंदर चली गई। वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने नामे गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, वामिका, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद इस गाड़ी को गंदी करोगी और मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरी गाड़ी गंदी क्यों कर रही हो। इतना कहकर वो भी घर के अंदर आ गया। आज वेदांत वामिका दोनों घर में अकेले थे। वामिका ने वेदांत की जैकेट वापस नहीं की, उसे कमरे में रख दिया ताकि वो उसे साफ करके और धोकर दे दे। वामिका किचन में गई और वेदांत के लिए पानी लेकर आई। वेदांत ने पानी पी लिया और फिर बोला, मम्मी का तो मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती? तुम जितना पैकेज कहोगी मैं दे दूंगा। वामिका को वेदांत पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। वो बोली, साहब, मैंने बताया तो था कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और न ही मुझे ज्यादा इंग्लिश बोलनी आती। वामिका ने कहा, मैं आपकी कंपनी में जाऊंगी तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। ये सुनकर वेदांत ने कहा, तुम पागल हो। इंसान का टैलेंट बोलता है, भाषा नहीं। और तुम नहीं जानती तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। बहुत टैलेंट है। कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर दिए हैं तुमने। मुझे कंपनी के सीनियर्स को पसंद भी आए। देखो वामिका, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हें फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम खुद के लिए अपना एक घर भी खरीद सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वामिका कुछ देर तक वेदांत को ही देखती रही, फिर बोली, अच्छा साहब, मैं सोचूंगी। इतना कहकर वो किचन में गई और किचन से ही आवाज लगाकर बोली, साहब आप कुछ खाएंगे? वेदांत बोला, नहीं, तुमने आज जो दोपहर में आलू के पराठे बनाए थे उन्हीं से पेट भर गया। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो अपने काम में लग गई। चैप्टर 585। दूसरी तरफ अनिरुद्ध तैयार हो चुका था। वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया और वंदना को आवाज लगाते हुए बोला, माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, देर हो रही है। वंदना ने नाश्ते की प्लेट अनिरुद्ध के सामने रखते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा, कहाँ जाते हो? कुछ बताते क्यों नहीं? रघुवंशी इंडस्ट्रीज तो तुमने कब की छोड़ दी। अनिरुद्ध पराठा खाते हुए बोला, बता दूंगा माँ, बस ये समझ लो कि कुछ गलत नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ तरीके से कर रहा हूँ। इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि किसी को हराने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल कर लूँ। फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा जो कर रहा है उस पर आपको फक्र होगा, शर्मिंदगी नहीं। इतने में डैनी अपना न्यूज़पेपर लेकर वहीं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और पढ़ने लगा। उसने भी न जाने कितनी बार अनिरुद्ध से पूछा था, लेकिन अनिरुद्ध का हमेशा एक ही जवाब होता कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तीनों वही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी घर की बेल बजी। वंदना दरवाजे की तरफ जाती थी, उससे पहले ही आराध्या बोली, माँ रुको, मैं देखती हूँ, आप मेरा भी नाश्ता बना दीजिए। वंदना ने हमें गर्दन हिलाई और वो किचन की ओर चली गई। वहीं आराध्या ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एकदम से बोली, तुम? सामने कोई और नहीं, अभिमान खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अभिमान बोला, गुड मॉर्निंग गिलहरी। आराध्या ने छोटी आंखों की ओर बोली, शर्म नहीं आती? बड़े बेशर्म इंसान हो। कितनी बार तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँ, लेकिन तुम हो कि मुंह उठाकर वापस आ जाते हो। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करने को हुई, तभी अभिमान ने अपना एक हाथ दरवाजे पर रख दिया। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने एक आंख मारी और बोला, ए गिलहरी, मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। चलो मुझे एक कटोरी चीनी दे दो, आज ही शिफ्ट किया है ना, तो बहुत सारा सामान लाना भूल गया। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। इतने में पीछे से युग ने अपने दोनों हाथ जोड़े और सिर के ऊपर ले गया और जोर से बोला, प्रणाम भाभी, आज ही शिफ्ट हुए हैं, यही आपके बराबर वाले फ्लैट में दे दीजिए ना एक कप कटोरी चीनी। चाय बनाकर पी लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, क्यों न वंदना आंटी के हाथ की चाय पी जाए। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने उसे हाई फाई देते हुए कहा, सही कहा, अब तो हम यहीं रहने लगे हैं।
एक कटोरी चीनी तो कभी भी मांग लेंगे। इतना कहकर अभिमान ने पूरा दरवाजा खोल दिया और दोनों भाई अंदर आ गए। दोनों को अंदर देखकर अनिरुद्ध की बहुत तंगई। वो गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आओ। अभिमान बोला, अरे भाई, तुम्हारे जीजा के रिश्ते से नहीं आया हूँ, पड़ोसी के रिश्ते से आया हूँ। आंटी, एक कप चाय मिलेगी। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर अनिरुद्ध के बिल्कुल सामने बैठ गया। अनिरुद्ध जितना गुस्से में उसे देख रहा था, अभिमान उतने प्यार से ही अनिरुद्ध को देख रहा था। अभिमान को अब रिश्तों की समझ हो गई थी। धीरे धीरे चीजों को समझने लगा था। इतना तो वो समझ गया था कि फ्यूचर में अनिरुद्ध की शादी शिवांगी से होगी। इसलिए वो अब अनिरुद्ध पर गुस्सा नहीं निकालना चाहता था और वैसे भी शिवाय ने उसे अनिरुद्ध पर गुस्सा न करने की हिदायत दी थी। इसलिए भी वो मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही युग आगे आया। उसने अनिरुद्ध की थाली में से पराठा उठाया और उसे फोल्ड कर मुंह में रख लिया। अनिरुद्ध गुस्से में युग को देखने लगा तो युग बोला, भाई, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मुझे ऐसे मत देख। मेरे लिए तो जितना अभिमान उतना तू। इतना कहकर वो उसी के पास बैठकर पराठा खाने लगा और फिर किचन की ओर देखकर बोला, आंटी, क्या मस्त पराठे बनाए हैं, मेरे लिए भी बना दो। आज नाश्ता यही कर लेते हैं। फिर उसने डैनी को देखकर कहा, और अंकल, तबीयत कैसी है आपकी आज? कौन कौन सी न्यूज़ अखबार में आई है? डैनी तो हैरानी से अभिमान और अनिरुद्ध को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। अनिरुद्ध ने युग को देखकर गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ मेरी तेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन तू जिसकी तरफ खड़ा है उनसे मेरी लड़ाई है, तो बेहतर होगा कि तू बीच में न आ जाए। युग बोला, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या पीटना है तुमसे? वैसे भी तुम्हारे मजबूत हाथ अगर किसी पर पड़ जाए तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध का पारा चढ़ गया। अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा हो गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही डैनी ने उसे आंखें दिखाई और वहां से जाने के लिए कहा। अनिरुद्ध को अपने पापा की बात याद आ गई कि उसे अभिमान और आराध्या के बीच में नहीं आना चाहिए। ये पूरी तरीके से आराध्या का डिसीजन है कि वो अभिमान के साथ जाए या ना जाए। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और टेबल पर रखी हुई सारी प्लेट 2 इंच ऊपर उठ गई। फिर उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी वंदना बोली, अनिरुद्ध बेटा, ठीक से नाश्ता तो कर लो। अनिरुद्ध ने गुस्से में वंदना को देखा और बोला, माँ, भूख नहीं है। और तभी युग ने कहा, सॉरी यार, मैंने तेरा पराठा खा लिया। पक्का कल मैं तेरा पराठा नहीं खाऊंगा। अनिरुद्ध युग को देखकर गुस्से में बोला, कल नहीं खाऊंगा मतलब अब तुम रोज यही खाने वाले हो? अभिमान बोला, अंडस्को, साले साहब आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, अब पड़ोसी हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो भी वही निंग टेबल पर बैठ गया और वंदना को देखकर बोला, अंडस्को, मम्मी जी मेरे लिए भी एक पराठा बना दो। और ये सुनकर डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अनिरुद्ध उसका सिर लगभग फटने को हो गया।